तो जब बीजेपी के लोग ये कहलवा रहे हैं कि हम गोली मार देंगे आपको, आप बताइए अगर संविधान, क्योंकि आपने संविधान पे सवाल पूछा है जी, वही मेरा अगला सवाल था, मैं दोहरा देता हूं, शोर में सुनाई नहीं आया था। आपने संविधान बदल देंगे की मुहिम चलाई और बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा। लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें आपकी आ गई संविधान बदलने की बात पर आपको जो, लेकिन आगे के चुनाव में वो न इंडी गठबंधन रहा, न वो संविधान बदलने वाली बात आगे बढ़ पाई, और बाकी के चुनाव में महाराष्ट्र से लेकर सब जगह फिर भाजपा को ही सफलता मिली। अब 2027 को देखते हुए संविधान बदल देने वाली बात पर और पीडीए वाला जो आपका मूल मंत्र है, उस पर आप कैसे इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे? अगर किसी को कोई धमकी देता है, हमारा संविधान और कानून कहता है कि उसके पे ये कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान और कानून ये कहता है, अब संविधान और कानून के तहत आप कार्रवाई करिए। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि यहां पर कानून और संविधान नहीं चल रहा है, कोई भी किसी को कुछ भी कर सकता है। आप ओपनली चैलेंज कह रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर संविधान से देश चल रहा है और कानून से देश चल रहा है, जिस भावना से जिस लोगों ने कहलवाया कि गोली मार देंगे, जान ले लेंगे, आप बताओ इस संविधान और कानून में कार्रवाई क्यों नहीं की? इसीलिए नहीं की ना, क्योंकि आप संविधान और कानून को नहीं मानते हैं आप। और फिर जिस मंदिर में मैं गया, उसको गंगा जल से क्यों धुलवाया आपने? क्या हमारा संविधान कानून ये कहता है कि आप गंगा जल से धो देंगे मंदिर को? आप क्या ये नियम और कानून से चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जो आज के दिन सरकार में है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर समाज में कोई इस तरह की भावना पैदा कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बताओ बीजेपी के लोगों ने क्या कार्रवाई की? और मैं उन पुराने तमाम ऐसे मुद्दे उत्तर प्रदेश में जहां कानून और नियम की कोई परवाह नहीं करी गई, कहीं लोगों को, और इसीलिए उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है। आप सोचिए, फेक इनकाउंटर में हम नंबर 1 है, हम कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा? और सुनिए सबसे बड़ी बात, एक आईएएस कमीशन ले रहा था, कमीशन लेकर के भाग्य अंडरग्राउंड हो गया। ये सरकार केवल विरोधियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए न जाने कितने इन्होंने काम किए। अब जैन वालों का भी नंबर आ गया, बौद्ध वालों का भी नंबर आ गया। आप बताइए, बंबई में क्या जमीन छीनने के लिए नहीं, जैन लोगों का मंदिर गिरा दिया आपने। उनकी किताबें जीवन मानते किताबों को, धार्मिक किताबों को उन्होंने बुलडोजर से उड़वा दिया। क्यों? क्योंकि बिल्डर उनके साथ जुड़ा हुआ है। और केवल एक जगह जैन लोग धर्म वालों पर नहीं अटैक हुआ, मध्य प्रदेश में देखिए कितना अटैक हुए। मध्य प्रदेश में मुनियों ने, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उनसे क्या लेना चाहती है बीजेपी? जमीन के अलावा क्या लेना चाहती है? तो ये बदनाम करने के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। और सोचो, उनकी मुख्यमंत्री ने माफी मांगी। ये भाजपाई लोग जो ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझते हैं, कि आप टोटी चोर बोलोगे मुझे? और अगर हम तुम्हारे बारे में कहते तो, क्योंकि हम संविधान मानते हैं और कानून मानते हैं, हम सीमाएं जानते हैं, इसलिए हम सीमाओं के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। और बात लक्ष्मण रेखा की कह रहे हैं आप, अरे पूरा देश जानता है लक्ष्मण रेखा क्या होती है। एक साधु के भेष में आया था रावण और सीता मां को लेकर के चला गया था। क्या लक्ष्मण रेखा की बातें कर रहे हैं आप? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को डराना चाहते हो? आप कोर्ट को डराना चाहते हो? अखिलेश जी, मैं अगले सवाल पर आता हूं। आपने लोकसभा की बात की, लोकसभा की कार्रवाई की बात की, और बहुत गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। और वहीं पर लोकसभा में एक बहुत गंभीर संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव था, वक्फ बिल में संशोधन करना था, वक्फ बिल के संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। और उस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आपने गृह मंत्री अमित शाह से लोगों कहा कि भाजपा तो अपना अध्यक्ष भी नहीं ढूंढ पा रही, और उन्होंने कहा कि भाजपा में इसलिए दिक्कत होती है कि लाखों लोगों में से किसी कार्यकर्ता में से अध्यक्ष चुनना पड़ता है, लेकिन आपके मामले में तो अगले 25 साल तक भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस नोकझोंक का वहां शायद आप जवाब नहीं दे पाए, यहां जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्कर्स और सब मिलकर के एक उनका अपना संविधान होता है, उसके तहत चुना जाता है। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है, और क्योंकि बीजेपी में चुना नहीं जाना है, कुछ लोगों को मिलकर के तय करना है, इसलिए समय लग रहा है। जो लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि एक फेज में यूपी का इलेक्शन क्यों नहीं करा देते हो? आप तो कह रहे हो 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम कहते हैं एक फेज में इलेक्शन करा दो यूपी का। और फिर जब आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हो, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे करा लोगे आप?
लेकिन अखिलेश जी वहां परिवार से नहीं बनता ना, उनका कहना आपके यहाँ परिवारवाद है, परिवारवाद का आरोप आप पर लगातार लगता है, इसलिए आपके यहाँ चयन की कोई दिक्कत ही नहीं है, जो बनेगा परिवार से ही बनेगा। ऐसा नहीं है। परिवार से बनना न बनना, उसे अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी, और बिना काबिलियत के कोई अध्यक्ष नहीं बन करके रह सकता है, और समय और परिस्थिति के हिसाब से फैसले ले जाते हैं। बीजेपी वाले दूसरों की तो चिंता कर रहे हैं, अपने परिवारवाद की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो खुद ही परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो खुद ही अपने परिवार है एक उनका, वो अपने आप को तो सबसे बड़ा परिवार कहते हैं, उससे खतरनाक परिवार कौन हो सकता है। और फिर जो परिवारवादी बातें कर रहे हैं, कहां परिवारवाद नहीं है। जो यहां के मुख्यमंत्री जी हैं, हमसे पहले चुने गए हैं, वो क्यों चुने गए हैं? उनका रिश्ता मठ से क्या था? अगर उनकी रिश्तेदारी नहीं होती मठ से, तो शायद उन्हें यह मौका नहीं मिलता। बीजेपी में भरा पड़ा है परिवारवाद। कल्याण सिंह जी के परिवार के लोग नहीं है क्या राजनीति में? हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, राजनाथ सिंह जी का, उनके परिवार के लोग भी हैं। मध्य प्रदेश चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, किस प्रदेश में परिवारवाद नहीं है? तो परिवारवाद तो भरा पड़ा है दूसरों को बदनाम करने के लिए। और फिर परिवारवाद केवल यहीं क्यों देख रहे हो आप? हर फील्ड में क्यों नहीं देखते हो? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, वकील का बच्चा वकील, जज का परिवार का जज है कि नहीं है? कि नहीं है बताइए आप। तो प्रोफेशन और राजनीति में थोड़ा सा अंतर होता है। राजनीति तो जनता वाली होती है, काम है, आप प्रोफेशन को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि समय का इशारा हो रहा है अखिलेश जी, इसलिए मेरे 2 सवाल और बचे हैं, और चूंकि सवाल तो बहुत है लेकिन समय हमारे पास कम है। परिवारवाद से ही जुड़ा एक और बहुत बड़ा आरोप आप पर लगातार लगता है कि वो जातिवाद की वो राजनीति करते हैं। और कल मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन में भी कह रहे थे, अगर इतनी ही दलितों की चिंता है तो आपके समय में दलितों के लिए मकान क्यों नहीं बने, दलितों के उद्धार के लिए तब काम क्यों नहीं किया, दलितों के जो नायक हैं जिन्होंने दलित उद्धार पर बहुत काम किया, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्यों नहीं है? लेकिन आप सिर्फ जातिवाद की और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और जातिवाद के माध्यम से आप देश को या समाज को तोड़ने वाला काम ज्यादा करते हैं। तोड़क शब्द का इस्तेमाल हुआ था। मैं चाहूंगा जो लोग भी समाजवादियों पे आरोप लगाते हैं जातिवाद का, उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब जाति तोड़ो हिंदू बनाम हिंदू, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरी किताब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, वो भी उन्हें पढ़ना चाहिए। ये जातियां हमने नहीं बनाई, कोई एक मनु महाराज आए थे उन्होंने बना दी। और जिसको जो काम करना था उसने काम नहीं किया। अगर जिसका जो काम था अगर वो काम करता, तो आज हमारा देश अशिक्षित नहीं होता, अनपढ़ नहीं होता, और हमारा देश गुलाम भी नहीं होता। हम मुगलों से भी गुलाम रहे और हम अंग्रेजों से भी गुलाम रहे। तो जिसको जो काम करना था वो काम किया नहीं, उसी का परिणाम यह है कि आज सबसे ज्यादा हम अशिक्षित हैं और सबसे ज्यादा हमारा देश गुलाम भी रहा। और जहां तक सवाल जातिवाद का है, मुख्यमंत्री जी ये भी बता के चले जाएं, इस उत्तर प्रदेश में किसी ने किसी का मुख्यमंत्री आवास नहीं धोया होगा गंगा जल से। जिस समय मैं वहां से बाहर हुआ, बताओ गंगा जल से धोया था मुख्यमंत्री आवास की? नहीं धोया। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई नहीं है। वो जातिवादी लोग हैं, वो जाति के हिसाब से फैसला लेते हैं। वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स क्या जाति के आधार पर नहीं हो रहे? क्या डीजीपी का अपॉइंटमेंट सब लोगों में चर्चा है, और उसी चर्चा से बात मैंने निकाली। मैंने कहा कि 2 चीजें तो हम लोग जानते हैं डीजीपी के बारे में, एक वो कारवाहक होंगे और दूसरे सिंह होंगे, बीच का नाम आना है बस। तो जातिवाद कौन है? जब हम सरकार में थे तो गवर्नर हाउस जातिवादी बताता था। आज बताइए मुख्य किस जाति के लोग हैं? मुख्य लोग किस जाति के लोग बैठे हुए हैं? हम समाजवादी लोग कभी जातिवादी लोग नहीं हो सकते। हम लोगों ने सबको लेकर के साथ चलने का काम किया है। जब कभी भी फैसला लिया होगा सबको साथ लिया है। और पीडीए केवल नारा नहीं है, ये हमारी भावना है। जो पीड़ित दुखी है वो हम उनके साथ खड़े हैं।
जो पिछड़े दलित आदिवासी जिनके साथ अन्याय हो रहा है, पीड़ित दुखी पिछड़े दलित और हमारे मुसलमान भाई, जैन समाज, बौद्धिज्म, इन सब के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि समय समय पर ये सरकार उनकी भी छीन रही है। बौद्ध धर्म के स्थानों को छीन रही सरकार, बीजेपी के लोग छीन रहे हैं। ये जो मुस्लिम भाइयों के वो स्थानों को बीजेपी वाले छीनना चाहते हैं। जैनियों का उदाहरण है, छीनना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी को। संवाद का मंच है, सार्थक संवाद का मंच है, इसलिए जिस तरह हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है वैसे ही हर राजनीतिक विचारधारा का भी प्रतिनिधित्व हो, या अमर उजाला की सोच है। आज स्थापना दिवस के दिन इसी सोच के साथ अखिलेश यादव जी आप आए। सवाल तो बहुत सारे हैं। आपने जो मुगल काल को और अंग्रेजों के काल को जोड़कर 1000 वर्ष की गुलामी बताई, वो भी एक सवाल हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि संवाद का सिलसिला यहां रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। अभी समय की सीमा है, आपकी भी व्यस्तताएं, लेकिन आपने अमर उजाला के संवाद के मंच पर आकर अपना वक्त दिया, अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूं। व्यक्तित्व का